आप लोगों के इतने ज्यादा प्यार के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पर में ये रहा कि बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए अगर मैं बंजारों की बात करूं तो बंजारा जो है फ्रेंड्स एक ट्राइबल कम्युनिटी है, घुमंतु जनजाति है, जो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं ताकि व्यापार कर सके। तो बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, मतलब एक इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, मतलब कि नोमैड्स का मतलब होता है आपका एक जगह से जो दूसरी जगह घूमने वाली जनजाति होती है। अलग अलग काम के लिए घूम सकते हैं वो लोग, ये बंजारे लोग व्यापार करने के लिए घूमते थे पूरे समुदाय में एक साथ। तो बंजारे एक इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स है, खानाबदोश व्यापारी खानाबदोश है, इंपॉर्टेंट है, आपका पहला सही है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इनका इस्तेमाल किया करता था, आज से करीब 800 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी जो है बंजारों का इस्तेमाल किया करता था मार्केट में ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए, अनाज को पहुंचाने के लिए। होता क्या था कि अनाज उगता है गांव में, ठीक है, खेतों के अंदर में जो गांव में जो खेत वगैरह होते हैं वहां से उगता है अनाज, उसको शहर की मंडियों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को किसी ना किसी की जरूरत होती थी। काफी उबड़ खाबड़ रास्ता भी हो सकता है बीच में, ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए भी अनाज को पहुंचा सके। बंजारे लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बंजारों का इस्तेमाल किया जाता था मार्केट तक अनाज पहुंचाने के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों के दोनों यहाँ पर में बिल्कुल सही है। कितने लोगों का जो है ये सही था, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है, और कितने लोग हैं जिनका सही नहीं भी हुआ था लेकिन अब वो हमेशा याद रखेंगे। एक चीज और बताता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को बंजारों के बारे में, कि बंजारा लोग जो है वो अपने कारवां में मतलब कि पूरा झुंड लेकर जाते थे, ठीक है, एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो बहुत सारे, ठीक है, सैकड़ों की तादाद में एक साथ जाते हैं ये लोग। इसके इन ग्रुप को क्या कहा जाता है? टांडा, ठीक है। तो टांडा क्या था? कारवा, किसका? बंजारों का। बंजारों का जो ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह जाता था उसको टांडा कहते थे। तो अपने टांडा में जाते थे ये लोग, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के समय में हम लोगों को ये सबूत मिलता है, उस समय के जो लेख हमें प्राप्त हुए उससे पता चलता है कि बंजारों का इस्तेमाल अनाज को मार्केट तक पहुंचाने में, और सम्राट जहांगीर जो मुगल बादशाह था जहांगीर, उसके संस्मरणों में, मतलब कि उसकी खुद की जो आत्मकथा है जहांगीरनामा, उसमें उसने लिखा है कि बंजारे जो है अपने बैलगाड़ियों पर अनाज को ढोया करते थे और कस्बों में ले जाकर, मतलब अलग अलग इलाकों में ले जाकर बेचा करते थे, ठीक है, अलग अलग टाउन्स में, अलग अलग शहरों में ले जाकर बेचा करते थे। इवन जो है फ्रेंड्स बंजारे लोग मुगल आर्मी तक अनाज पहुंचाने का भी एक साधन थे। अब मान लो कि एक जगह पे आपका अनाज का भंडार है और दूसरी जगह पे लड़ाई हो रही है, तो यहाँ तक आपको मुगल सेना तक अनाज पहुंचाना है तो भी बंजारों का सहारा लिया जा सकता था। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे। तो बंजारों के कारवा को या उनकी टोलियों को या उनके ग्रुप्स को क्या कहा जाता था? टांडा, टांडा नहीं, एक बार टांडा बस, ठीक है, टांडा के नाम से जाना जाता था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में ये वाले पॉइंट्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। किसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपने बैलगाड़ियों पर अनाज ढोया करके उसे कस्बों में बेचा करते थे? किसने लिखा है? अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा है, ये अकबर ने लिखा है, जहांगीर ने लिखा है, या हुमायूं ने लिखा है? तो जहांगीर लिखा है। आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स अब देखिए ये 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन ज्योग्राफी का। कौन सा देश सहारा मरुस्थल से आच्छादित नहीं है? आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 11 ऐसे देश है जो टच करते हैं किसको? सहारा रेगिस्तान को। अफ्रीका में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। आप लोगों से थोड़े दिन पहले ना एक टीआरई की एग्जाम हुई थी, ठीक है, उसके अंदर में ये पूछा गया था कि सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कभी अगर पूछ लिया जाए तो वो अंटार्कटिका है, लेकिन वो ठंडा है। अगर गर्म रेगिस्तान की बात करें तो वो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है। तो लीबिया, ट्यूनीशिया, माली, साउथ सूडान, तो इनमें से कौन सा वाला देश है जो इसको टच नहीं करता है? अगर ये वाली बात हो जाए आप लोगों से, ठीक है, तो आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड साउथ सूडान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर में आप लोग देखिए ये है अफ्रीका महाद्वीप पूरा, और अफ्रीका महाद्वीप में ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा इधर में, ये हिस्सा है आप लोगों का सहारा रेगिस्तान का, ठीक है, एक हॉट डेजर्ट है सहारा रेगिस्तान। अगर हम इसके पूरे एरिया की बात करें, ये 11 कंट्रीज में फैला हुआ है, 11 अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ है। अगर हम इसके पूरे एरिया की बात करें तो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। अभी आगे में इससे रिलेटेड एक आएगा आपका, याद रखना है आप लोगों ने, सभी लोग लिख देंगे जल्दी से कमेंट में ताकि याद हो जाए। 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका, जल्दी से याद रख लेंगे सभी के सभी लोग, लिख दीजिए कमेंट में, लिख दीजिए 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया से कि ये कितना बड़ा है, तो भाई हमारा इंडिया ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। हमारा इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतना, और ये 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब हमारे इंडिया से भी लगभग 2.5 गुना बड़ा है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा रेगिस्तान 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। अल्जीरिया, चड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा के भी कुछ हिस्से हैं। ये है ट्यूनीशिया आप लोगों का, इधर में ट्यूनीशिया, ठीक है। ये इधर में मोरक्को आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर में 11 ऐसी कंट्रीज है जहां पर में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसमें से साउथ सूडान नहीं है, सूडान है आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है। सूडान आपको दिख रहा है, लेकिन क्या आपको साउथ सूडान दिख रहा है? ये वाला हिस्सा जो है ना, ये है साउथ सूडान का। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो मैंने पिंक कलर में यहाँ पर में किया, ये साउथ सूडान है। ऊपर वाला सूडान है, ये साउथ सूडान नीचे वाला। तो साउथ सूडान में नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर में नहीं है सहारा रेगिस्तान। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, सिंपल, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ऐसे ही आप सभी लोग भी जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे ताकि आप लोग आगे में बढ़ते रहे। सर जैकेट क्यों? तो जैकेट पहनना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा एकदम दिल के करीब है, पास में एकदम। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया आप लोगों से कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। ये दिसंबर 2019 के अंदर में पूछा गया प्रश्न है आपका। बताइए जल्दी जल्दी से कौन सा वाला कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर में अगर हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, दे आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के अंदर में पाए जाते हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, तो ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। दे आर फॉर्म्ड इन, ठीक है, कौन सा वाला सही नहीं है ये पूछ रहे हैं आप लोगों से। दे आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अलग अलग भूवैज्ञानिक परिवेश के अंदर में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है आपका। अलग अलग प्रकार के खनिज अलग अलग जगह पे अलग अलग इसमें पाए जाते हैं। अगर पेट्रोल आपको किसी खास जगह में मिल रहा है, खास भूवैज्ञानिक परिवेश के अंदर में, खास एनवायरमेंट में, आपको कोयला अलग जगह पे मिलेगा, आप लोगों को सोना चांदी अलग अलग जगह पे मिलेगा। तो अलग अलग खनिज अलग अलग प्रकार अलग अलग जगह पे मिलते हैं। प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, आप इंसान कभी नहीं बना सकते इसको, ठीक है। हम इंसान लोग नहीं बना सकते, प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं, नेचुरली बनते हैं। डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है, जैसे कि अगर नमक की बात करूं तो NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ये अलग अलग, हर खनिज का अलग अलग अपना जो है केमिकल कंपोजिशन होता है, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है हर खनिज का अपना। लेकिन सभी के सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये बोलना गलत है। खनिज धात्विक और अधात्विक दोनों हो सकते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों हो सकते हैं खनिज आपके, ठीक है। तो मिनरल जो होते हैं या खनिज जो होते हैं आपके नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। हर एक मिनरल का कोई एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होगा, ठीक है, एक जो है आपका निश्चित रासायनिक संगठन होगा, ठीक है। नमक है, पेंसिल में जो ग्रेफाइट इस्तेमाल होती है, वो सब अलग अलग आप लोगों के क्या है, सोना है, चांदी है, सबका अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो खनिज जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो आपने खोदा और आप लोगों को लोहा जो है वो मिल गया, फेरस आपको मिल गया या लोहा मिल गया, नहीं। आपको मिलती है ओर्स। ओर्स का मतलब होता है आप लोगों का अयस्क, ठीक है। चट्टाने मिलती है आप लोगों को, उन चट्टानों के अंदर में उसके टुकड़े होते हैं या वो उसमें मिक्सअप हुआ हुआ होता है, फिर आपको उससे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, आपको उसको साफ करके निकालना पड़ता है उसको, ठीक है। तो ओर्स क्या होती है? ऐसी चट्टाने होती है जिनके अंदर में मिनरल्स, ठीक है, पाए जाते हैं आप लोगों के, उनमें से फिर मिनरल्स को बाहर निकालना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पे मिनरल एक समान हर जगह पे मौजूद है, कहीं पे मिनरल्स ज्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है। जैसे कि आप लोग चले जाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां पर में आपको बहुत सारे खनिज मिल जाएंगे, स्पेशली कोयला आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चले जाएंगे फ्रेंड्स जो छोटा नागपुर का पठार, झारखंड वगैरह वाला पठार, वहां पर में आपको लोहे की खदानें, आयरन ओर्स की खदानें, बिहार झारखंड वाले साइड में आप लोगों को लोहे की खदानें मिल जाएंगी। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर में कोई खनिज आपको मिलता नहीं, कोई मिनरल नहीं मिलता आप लोगों को। तो स्विट्जरलैंड के अंदर में कोई भी खनिज आपको मिलता नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये,
समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं पे कम खनिज है, कहीं पे ज्यादा खनिज है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जो खनिज है, कुछ इंपॉर्टेंट वाले खनिज, उनके अयस्क क्या है, किस में से मिलते हैं। जैसे सिलिकॉन का नाम आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें आज जितनी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारे मोबाइल हो, ठीक है, या हमारे वॉच, डिजिटल वॉच हो, जितने भी गैजेट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर के रूप में। ये मिलता है आपको क्वार्ट्ज से। तो क्वार्ट्ज से क्या मिलता है आप लोगों को, ये बताइए आप लोग। क्वार्ट्ज नाम का जो पत्थर होता है उससे क्या मिलता है, तो सिलिकॉन उसमें से निकाला जाता है, ठीक है। बॉक्साइट जो है, ठीक है, जो आप लोगों को आप हमारे उड़ीसा राज्य के अंदर में, हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में बहुत ज़्यादा मिलता है बॉक्साइट, ठीक है, उसमें से निकाला जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। इस तरीके से आप लोगों का ये पत्थर बॉक्साइट है, इसमें से फिर एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, ठीक है। ये आपका क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज में से फिर क्या निकाला जाता है, इसमें से इस तरीके से सिलिकॉन को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज आप लोग याद रखिए आप लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, मिनरल जो है मेटालिक नॉन मेटालिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। सही नहीं है, तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये गलत है आप लोगों का, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें दो स्टेटमेंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। सहारा जो है एक समय ऐसा था जब लश ग्रीन हुआ करता था, मतलब कि बहुत ज्यादा हरा भरा हुआ करता था। सहारा नाम की जो जगह है, वहां पर में केव पेंटिंग्स, वहां की गुफाओं में हमको पेंटिंग मिली है, ठीक है, जहां पर में नदियां दिखाई गई है, ठीक है। वहां पर में उन नदियों में क्रोकोडाइल, आप लोगों को मगरमच्छ दिखाए गए हैं, ठीक है। हाथी घूमते रहते थे, शेर दिखाए गए हैं, कैटल्स जो मवेशी, गाय भैंस बकरी वगैरह, वो सब आप लोगों को वहां पर में दिखती है। तो बिल्कुल सही बात है। जो हमारे जियोलॉजिस्ट है उन लोगों का मानना है कि एक समय सहारा रेगिस्तान बहुत हरा भरा हुआ करता था, लेकिन आज वो पूरी बंजर जमीन, रेगिस्तान, रेतीली भूमि है, गर्म, ठीक है। तो एक समय वहां पर में बहुत सारी जो है नदियां भी बहती होंगी, वहाँ बहुत सारे वन्य जीव रहते थे, पेड़ पौधे पाए जाते थे, लेकिन जो प्राकृतिक बदलाव हुए, ठीक है, वातावरण में जो बदलाव हुआ उसके वजह से वो इलाका जो है रेगिस्तानी बन गया। तो वहाँ की जो गुफाएं हमें मिली है, उन गुफाओं में जो चित्र हमें मिले हैं उससे भी हमें पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले वहाँ पर में नदियाँ बहा करती होंगी, हरा भरा इलाका हुआ करता होगा वो। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों के बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों के दोनों सही है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान एक समय हरा भरा हुआ करता था फ्रेंड्स, लेकिन चलिए ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स कि सहारा रेगिस्तान जो है, आज का सहारा रेगिस्तान हम लोगों को जिस तरीके से दिखाई देता है पूरा, ठीक है, बंजर रेगिस्तानी वाला, बट एक समय वो जो है हरा भरा हुआ करता था, ठीक है। वहाँ नदियाँ, मगरमच्छ वगैरह भी पाए जाते थे, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां भी वहाँ पर में पाई जाती थी। लेकिन जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके वजह से वहाँ अब ये जो है बहुत ही गर्म और शुष्क प्रदेश में परिवर्तित हो गया है, मतलब कि हॉट और ड्राई रीजन बन गया है ये अब जलवायु परिवर्तन की वजह से, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है आप लोगों का सहारा रेगिस्तान से रिलेटेड, इसके ऊपर में भी विचार कर लेते हैं जल्दी से। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग चाहते हो फ्रेंड्स अगर ऐसे ही मैं बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करवाता रहूं आप लोगों को, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। जितना ज्यादा आपका रिस्पांस उतना ज्यादा आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस करवाते रहेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इट हैज एन एरिया ऑफ 10.95 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 10.95 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरा सहारा रेगिस्तान का। क्या ये बात सही है। सहारा डेजर्ट जो है वो एलिवेटेड प्लेटू है और रॉ की सरफेस है, ठीक है, मतलब ये एक एलिवेटेड प्लेट्यू है, ये उठा हुआ एक पठार की तरह है ये सहारा जो सहारा रेगिस्तान है आप लोगों का। जल्दी बताइए यहाँ पर मैं। चलिए तो बहुत बढ़िया आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि
10.95 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर नहीं है ये, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर हमारे भारत का एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो इससे 2.5 गुना ज्यादा, मतलब कि 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये 8.54। तो यहाँ पर में कितना होना चाहिए आप लोग लिखिए अभी जल्दी से, इसी वजह से ये गलत है आप लोगों का पहला वाला। सभी लोग लिख देंगे कमेंट में ताकि याद हो जाए आप लोगों को। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तो ए जो है यहाँ पर मैं सही बोला उसको काट दो, ठीक है। यहाँ पर में भी ए को जो है यहाँ पर में सी कहाँ से आ गया इसके अंदर में, ठीक है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोग इसको छोड़ दीजिए, ये प्रिंट जो है टाइपिंग एरर है, टाइपो है वहाँ पर में। यहाँ पर में आप लोग देख लीजिए जो सहारा, ये वाला आपका गलत है, ए गलत है। सहारा डेजर्ट जो है आप लोगों का वो एक्चुअल में थोड़ा सा ऊपर उठी हुई भूमि है इस प्रकार की। देखिए एक होता है ऐसी भूमि थोड़ा सा एक तरफ से ऐसे ऊपर उठी हुई जो भूमि होती है ना उस और सपाट होती है ऊपर से, उसको पठार बोला जाता है, प्लेट्यू, ठीक है। तो जो सहारा डेजर्ट है आपका, ये याद रखना एनसीईआरटी में दिया है आपका, ये एलिवेटेड प्लेट्यू है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पठार है। यहाँ पर में चट्टानी सतह भी पाई जाती है, मतलब यहाँ पर में चट्टान आप लोगों को मिलेंगी, चट्टानी सतह आप लोगों को मिलेंगी। तो जो आप लोगों का ये वाला पॉइंट है बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी ये आंसर को भी आप लोग यहाँ पर में रहने दीजिए, और ये यहाँ पर में ओनली बी इज करेक्ट, यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ओनली बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इसको याद रखना, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। कितने कंट्रीज को कवर करता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, जल्दी से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया भी था कि किस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। अब एक क्वेश्चन था जो दिसंबर 2019 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, जल्दी बताइए। अफ्रीका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर मैं ABCD जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A B, ठीक है, C और ये D, यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने लिख दिया, ओके। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अफ्रीका का एक बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इट इज द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, ठीक है। ये एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। गोबी डेजर्ट जो है फ्रेंड्स इसी कंटिनेंट में स्थित है, गोबी डेजर्ट, और ये एशिया से यूराल माउंटेन से सेपरेट होता है। अब ना एक एक करके इन सारे स्टेटमेंट्स का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। आप लोग देखिए इस ये एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं, यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ आपसे पहले, सबसे पहले पॉइंट नंबर बी की, तो ध्यान से समझिए आप सभी लोग। यहाँ पर में ये एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होती है। मैप में अगर हम लोग देखेंगे इसमें से, तो आप देख सकते हो कि ये सहारा डेजर्ट में से आप लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ठीक है, अफ्रीका में से ही। इक्वेटर जा रही है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा भी जा रही है। तो एकमात्र महाद्वीप है पूरे दुनिया के अंदर में जिसमें से तीनों रेखाएं जाती है, अदरवाइज कोई भी नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अब जहां तक बात है गोबी डेजर्ट की, मुझे आप लोग बताइए, चलिए बाकी सब ठीक है, आप बताइए गोबी डेजर्ट कहां पर में, देखते कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है। गोपी डेजर्ट कहाँ है? पीहू का आंसर आ गया यहाँ पर में, ठीक है जी। सोनी राय जी बिल्कुल भी एज सच वॉइस की प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से आवाज़ जो है वो बिल्कुल जा रही है, और मैं भी पूरा बिल्कुल जितना ज़ोर से मैं बोल सकता हूँ उतना ज़ोर से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स गोबी डेजर्ट की ना, तो गोबी डेजर्ट आप लोगों को मिलेगा जो है एशिया के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर में चाइना और मंगोलिया के बीच में यहाँ पर में आप लोगों का गोबी डेजर्ट है। तो गोबी डेजर्ट अफ्रीका में नहीं है, सहारा डेजर्ट है वहाँ पर में। तो आप लोगों का सी गलत हो जाएगा, ठीक है, बी वाला आप लोगों का सही है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसको देखिए आप सभी लोग, होता क्या है ना कि हम ऐसा मानते हैं कि ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर वाली जितनी भी भूमि है वो उत्तरी गोलार्ध है, और इस इक्वेटर की जितनी भी नीचे वाली भूमि है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो आप बताइए अफ्रीका की ज्यादा जमीन आपको ऊपर दिख रही है या नीचे दिख रही है? आप लोग बता सकते हो बेहतर तरीके से, ठीक है। अगर आप लोगों को जूम करके देखना है तो मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, लीजिए, ठीक है। आप बताइए आप लोग, आपको ऊपर दिख रही है ज्यादा जमीन या नीचे में दिख रही है? तो अफ्रीका का ज्यादा बड़ा भाग ऊपर में है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये वाला जो बोल रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर में, ये भी गलत है लोगों का। एशिया को यूराल माउंटेन से अलग करता है ये, भाई गलत। देखो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है, आप लोगों का याद रखना। ये है यूराल माउंटेन आपका, ठीक है। यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन यहाँ पर में किसको किसको अलग कर रहा है? यूराल माउंटेन एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है। अफ्रीका कहाँ से आ गया? यूराल माउंटेन के बीच में।
तो एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल माउंटेन। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का कि यूराल माउंटेन किसको किसको अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो ये भी आप लोगों का पॉइंट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर में देख लिया इसको। और ये पूरा एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, कर्क, विषुवत और मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। एस्टेट में आ चुका है आपका सुपर टेट के अंदर में, बेसिकली यूपी सुपर टेट के अंदर में, ठीक है। और इसके बाद में एशिया के बाद में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अपने आप में ये क्वेश्चन बनेगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। आपके सामने पूरा का पूरा टेक्स्ट है, आपको बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया कौन है। एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है, एशिया के बाद में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है। अफ्रीका का बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में। मैप में भी आप लोगों को दिखा दिया मैंने, ठीक है। चलिए गुड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका मई 2016 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। वेव, टाइड, सुनामी और करंट, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। क्या क्या है देखते जाइए आप सभी लोग यहाँ पर में। अगर हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर इसकी कि भाई सुनामी क्या होती है, तो सुनामी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जो अगर समुद्र के नीचे में भूकंप आता है, ठीक है, तो क्या होगा, पानी जो है उसकी बहुत बड़ी बड़ी लहरें बन जाएंगी यहाँ पर में, प्रबल भूकंपीय तरंग बन जाती है, उसके वजह से सुनामी आती है। तो सुनामी हमेशा भूकंप के बाद आती है, ठीक है। जो भूकंप होता है ना उसके बाद सुनामी आती है। जनरली ये होगा कि समुद्र सतह के नीचे में ये पानी है, यहाँ पर में अगर भूकंप आ जाए तो पानी की ऊपर नीचे लहरें हो जाती है बड़ी बड़ी, और बहुत बड़ी बड़ी लहरें फिर जमीन की तरफ में आ जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ सुनामी का जो है उसकी जोड़ी लग जाएगी बी के साथ में, 3 की जोड़ी बी के साथ में। तो यहाँ 3 की जोड़ी बी के साथ में देखिए कहाँ कहाँ लगी हुई, इस तरीके से देखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा जो क्वेश्चन है उसको कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर में किया हुआ है। तो 3 की जोड़ी बी के साथ लगनी चाहिए। यहाँ पर में देखिए आप लोग जो है 3 की जोड़ी बी के साथ यहाँ लगी हुई है, यहाँ पर में भी लगी हुई है 3 की जोड़ी बी के साथ में, यहाँ नहीं लगी है, ठीक है, यहाँ नहीं है, और यहाँ भी जो है आप लोगों का यहाँ नहीं है, और यहाँ पर में भी नहीं है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 एलिमिनेट हो गया, बस 2 ही ऑप्शन बचे आपके पास में। अब करंट क्या होता है, ठीक है। अब करंट जो है ना फ्रेंड्स, ये आप लोग चाहे आप इलेक्ट्रिक करंट की भी डेफिनेशन अगर आप लोगों को थोड़ी सी पता हो, धारा पता हो, तो धारा का मतलब होता है बहाव, ठीक है, बहना, ठीक है। तो समुद्र की सतह पर निरंतर जो एक ही दिशा के अंदर में बहने वाली जो जल धारा होती है उसको धारा कहा जाता है, करंट कहा जाता है। तो एक ही डायरेक्शन के अंदर में जो स्ट्रीम है, पानी का बहाव है, उसको धारा कहते हैं, ठीक है। हिंदी में तो यहाँ पर में भी धारा और यहाँ पर में भी जल धारा दिया हुआ ही था वो, ओके, करंट। तो 4 की जोड़ी लगने वाली आप लोगों की डी के साथ में, ठीक है। 4 की जोड़ी देखिए यहाँ सी के साथ लगी है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। तो एक ही जगह बच जाती है जहाँ 4 की जोड़ी डी के साथ में और 3 की जोड़ी बी के साथ में लगी है, वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 या ए जो भी आप लोग बोलना चाहो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है वेव और टाइड की, ठीक है। तो वेव क्या होती है, जो पानी ऊपर नीचे होता है ना ऐसा इस तरीके से, ये तरंगे, इसको तरंगे कहा जाता है, ऊपर नीचे उसको तरंग कहते हैं। तो वेव का मतलब होता है अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर, ठीक है, अप एंड डाउन मूवमेंट जो होता है उसको वेव्स कहते हैं आप लोग, तरंगे कहते हैं। और टाइड का मतलब क्या होता है, टाइड का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका पानी का पीरियोडिक राइज एंड फॉल। दिन में एक समय पानी का स्तर, समुद्र का स्तर बढ़ता है किनारे के ऊपर में, और एक समय आता है जब पानी का स्तर कम होता है। तो एक बढ़ना और कम होना, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल, उसको टाइड कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि हाई टाइड आती है, मतलब पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और लो टाइड होती है जब पानी का स्तर कम हो जाता है, ठीक है। तो टाइड मतलब होता है आप लोगों का पानी का ऊपर और नीचे होना, या पानी का स्तर का बढ़ना और घटना, ठीक है। तो यहाँ आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस को और भी आप लोगों के लिए मैं करवाऊंगा, जितनी भी विशेषताएं आप लोग यहाँ देख सकते हो आप लोगों को दी गई है पूरी की पूरी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 जनवरी 2022 को आया हुआ क्वेश्चन, कन्वेंशनल रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, रिलीफ रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। अब सबसे पहली बात तो ना यहाँ पर मैं अगर आप लोग देखोगे, वर्षण या पानी का बरसना, प्रेसिपिटेशन एक शब्द है, इंग्लिश का शब्द है प्रेसिपिटेशन, वर्षण। इसका मतलब क्या होता है कि जब पानी बहुत ज्यादा, जो बादल होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, ठीक है, और बरसने लगते हैं, तो उसी को पानी का प्रेसिपिटेशन या वर्षण कहा जाता है। तो बी की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, पानी का बरसना। भाई बचपन से किसने नहीं सुना है पानी का बरसना, ठीक है। क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और मॉइस्चर के रूप में बदल गिर जाते हैं, ठीक है। बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाता है, और जिस वजह से वो क्या मतलब वहाँ पर में हैवी बादल जो है वहाँ पर में उसकी जो भी रिलेटिव डेंसिटी है वो सब चेंज होती है, जिस वजह से क्या होता है पानी जो है वो बूंदों में तब्दील होकर बरसने लगता है आप लोगों का, ठीक है। इसी को बारिश या प्रेसिपिटेशन कहते हैं आप लोग।
तो बी की जोड़ी 3 के साथ लगनी है आप लोगों की, तो आंसर हो गया आप लोगों का खत्म। लेकिन अगर मैं कन्वेंशनल रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल की बात करूँ, साइक्लोन कब आता है, ध्यान से समझना आप लोग, जब ठंडी हवा, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में मिल जाती है, ठंडी और गर्म हवा आपस में मिल जाती है, तो उसके वजह से जो रेनफॉल आता है उसको साइक्लिक रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक रेनफॉल। मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ठंडी हवा और गर्म हवा, बारिश के अंदर में इधर साइड से एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, एक तरफ से गर्म हवा आ रही है, और ये गर्म हवा आपस में मिल जाती है, जिस वजह से गोल गोल घूमने लगती है, ये चक्रवात आते हैं, इससे साइक्लोनिक रेनफॉल उसको कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका पहाड़ों के ऊपर में, पहाड़ों के ऊपर बारिश बरस रही है और पहाड़ों की सतह से लगकर नमी वाली हवा ऊपर की तरफ में जा रही है, इसको रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। ठीक है, रिलीफ या पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा किसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर में, आप लोगों का माउंटेन के ऊपर में जो वर्षा होती है, ठीक है, पर्वत के ऊपर में जो वर्षा होती है उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना। तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही और भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा दूँ आप लोगों को। ठीक है, चित्ररेखा जी बोल रहे हैं वहां पर में बारिश हो रही है उनके यहाँ पर में अभी भी, चलिए अच्छी बात है। कौन से इलाके में रहते हो आप अभी, भारत के। और एक कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल में कुछ नहीं है, पानी नीचे की तरफ में बरस रहा है, ठीक है, और गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ में जा रही होती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ में उठ रही होती है। दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, इसको कन्वेंशनल संवहनी वर्षा बोलते हैं, नॉर्मल वाली बारिश। तो बताइए, ठीक है, आप लोगों के, आप कौन सी वाली बारिश को अभी फिलहाल के अंदर में अगर कहीं पे देखा है हाल फिलहाल में, तो कौन सी वाली बारिश देखा है आप लोगों ने। अच्छा, तमिलनाडु में हैं आप, चलिए अच्छी बात है। तो ये इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स अलग अलग बारिश आप लोगों की होती है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है, ये बताना है आप लोगों ने। पवन का वर्णन करता है, इनमें से कौन सा वाला कथन जो है पवन का वर्णन करता है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एरिया, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु, डस्ट स्टॉर्म एंड स्मोक फ्रॉम द विंड, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, एयर मूवमेंट इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रेशर कंडीशन इन द एरिया। क्या होता है ना कि मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया, ठीक है, ये जो बोल रहा है यहाँ पर में, एक्चुअल में उल्टा होता है। हवा जो है हमेशा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जाती है। जहाँ पर में बहुत ज़्यादा हवा है इसको हाई प्रेशर बोला जाएगा, हाई डेंसिटी एयर, और यहाँ पर में हवा कम है तो क्या होता है कि हवा बोलती है अरे यहाँ पर में जगह बहुत ज़्यादा है, चलो इधर जाते हैं अपन, ठीक है। तो हवा जो है ज़्यादा एरिया वाले, ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जाने की कोशिश करती है। बिल्कुल टेम्परेचर भी वैसा ही होता है आपका, टेम्परेचर हमेशा हाई से लो के तरफ में जाने की कोशिश करता है, ठीक है, लो टेम्परेचर की तरफ में जाने की कोशिश करता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जो मूवमेंट होता है उसी को आप लोग पवन कहते हैं, ठीक है, पवन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ओके, पवन भी आप लोगों की कई प्रकार की हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर पवन हमेशा एक ही दिशा में बहती है हमेशा, तो उसको परमानेंट विंड कहते हैं, परमानेंट विंड, ठीक है। इसके अलावा अगर वो केवल एक सीजन के समय में ही बहती है, जैसे मानसूनी हवाएं, मानसून की हवाएं या बारिश वाली हवाएं केवल बारिश के सीजन में ही आप लोगों को दिखती है, वो साउथ वेस्ट मानसून वाली हवाएं हमारे भारत में मानसून लेकर आती है वो हवाएं, तो उसको सीजनल विंड कहते हैं। लोकल विंड जो केवल कुछ जगहों पे ही चलती है, एक छोटा सा एरिया है बस वही चलती है, ठीक है। जैसे लू, गर्मी के मौसम में आपको पता है ना लू चलती है हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले इलाके के अंदर में, ठीक है। कुछ चिनुक नाम की हवाएं आप लोगों की जो उत्तरी अमेरिका में, प्रेरीज घास के जो मैदान है नॉर्थ अमेरिका में वहाँ चलती है। तो कुछ खास जगहों पे जो हवाएं चलती है उनको लोकल विंड्स कहा जाता है, ठीक है। तो परमानेंट विंड हमेशा साल भर एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहती है। ट्रेड विंड जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली इसके एग्जाम्पल है। वेस्टर्ली हमेशा वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, ईस्टर्ली ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। सीजनल विंड का एग्जाम्पल है मानसून विंड आपकी इंडिया में, जो केवल एक ही मौसम में या सीजन में चलती है, और लोकल विंड जो है कोई एक खास एरिया है उसी में चलती है बस। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस या एनर्जी सोर्स। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। मतलब परंपरागत जो पुराने समय से, लंबे समय से जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल है ये, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स दूसरा वाला आप लोगों से कह रहा है कि आर कह रहा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम।
जो लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी देखिए आपको पहला स्टेटमेंट समझाते समझाते ही मैंने उसी का नाम ले लिया आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों से कहा कि फायरवुड जो जलाऊ लकड़ी होती है और जो फॉसिल फ्यूल है, जो जीवाश्मी ईंधन है, कोयला वगैरह, इसका हम लोग बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो वो कन्वेंशनल सोर्स, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो स्रोत होते हैं जिसका हम लोग रिलेटिवली लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो फायरवुड और फॉसिल फ्यूल क्यों कन्वेंशनल रिसोर्स है, क्यों परंपरागत स्रोत है? तो परंपरागत स्रोत इसीलिए क्योंकि लंबे समय से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। आर ने हमें बताया, रीजन ने, कि क्यों फायरवुड और फॉसिल फ्यूल को हमने कन्वेंशनल की एक कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम लंबे समय से कर रहे हैं, और जिनको हम लंबे समय से इस्तेमाल करते हैं उनको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स। तो पावर जो है आप लोगों को इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में अलग अलग जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल की कैटेगरी में इसको बांटा जा सकता है। तो जब कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बारी आती है तो उनका मतलब होता है जो कॉमन यूज़ में है लंबे समय से। तो अगर लंबे समय से कॉमन यूज़ में है तो इसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल, फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स इसके एग्जाम्पल है आपके, ठीक है। बाकी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी अभी हमने उनको खोजा है, जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है। अब आप लोग हमेशा से बचपन से जाके ऐसे धूप में मतलब आपके पर दादाजी ऐसे धूप में जाके खड़े हो गए, रिचार्ज तो नहीं होके आ जाते थे ना वो, ठीक है। सोलर एनर्जी अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाना अभी स्टार्ट किया है। विंड एनर्जी, वो पवन बहती है, हवा बहती है, तो हम उससे बिजली बना ले रहे हैं। टाइडल एनर्जी, समुद्र के अंदर में जो टाइड्स, वो पानी का ऊपर और नीचे जो होता है पीरियोडिक मूवमेंट, उससे हम लोग एनर्जी बना लेते हैं। तो ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, ठीक है, गैर परंपरागत है। अब देखिए यहाँ पर मैं द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास के क्षेत्र के साथ में जो रिश्ता होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ओके। तो इकोसिस्टम कहलाता है वो। और दूसरा स्टेटमेंट आप लोगों को बोल रहा है, ठीक है, सभी के सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आवाज का जो इशू है फ्रेंड्स, कितने लोग हैं जिनको आवाज का इशू आ रहा है? एक बार हाथ ऊपर करके बता दें। चलिए, कोई नहीं फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर में जो है आप लोगों का जो है एक बार हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। जो रिलेशंस होता है, एक आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये एक जो है फ्रेंड्स ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। ये आपका दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर में आप लोग देखिए, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, ये एक इकोसिस्टम बन गया। अब हो सकता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ में भी रिलेशन है, अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है और इन्वायरमेंट इन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये मैंने जस्ट दो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिए है, ठीक है। ये इस पर डिपेंडेंट है इन्वायरमेंट पे, ये इस पर डिपेंडेंट है। या आप इसको एक छोटा सा तालाब समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो उन्हीं की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है आप लोगों की, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। प्लांट आप पर डिपेंडेंट है, आप प्लांट्स के ऊपर में डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और इसी इंटरडिपेंडेंट को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम, ये जो पूरा का पूरा एक संरचना बन गई है, इसको इकोसिस्टम कहा जाता है आपका, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पर में आप लोग देखिए, जो आप लोगों के यहाँ पर में स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। ऑर्गेनिजम्स का अपने सराउंडिंग के साथ में जो रिलेशन होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। रीजन दिया है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। आप बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये वाला अपने आप में एक स्टेटमेंट है, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम बनाते एक दूसरे के ऊपर में, जो इनकी डिपेंडेंसी है ना, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड, अपने सराउंडिंग पे डिपेंड होते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, सोचकर बताओ, हम जो रिलेशन है उसको इकोसिस्टम क्यों कहते हैं? हम इसको इकोसिस्टम बनाते हैं, ये तो इकोसिस्टम क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इस वजह से क्या?
ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, वो एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, लेकिन सारे के सारे प्लांट्स एनिमल्स एंड एक दूसरे पे इमीडिएट सराउंडिंग के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, इसी वजह से इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। वो बात सही नहीं है, इकोसिस्टम के बदले में कुछ और भी कहा जा सकता था उसको, ठीक है। इकोसिस्टम हमने नाम इसी वजह से नहीं दिया है इसको कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट। वो होते हैं अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है ये, और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है कि इमीडिएट सराउंडिंग्स के ऊपर में जो डिपेंडेंस होता है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है, और जितने भी एनिमल एंड प्लांट्स एंड है वो इमीडिएट सराउंडिंग के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये इस तरीके से कहता कि ए एंड आर, ठीक है, आर ट्रू, दोनों के दोनों वैसे सही है, ठीक है, लेकिन अगर ये कहता कि आर इज द एग्जाम्पल ऑफ ए, एग्जाम्पल ऑफ ए, तो मैं इसको सही मान लेता, एग्जाम्पल मान लेता सही है करके। एग्जाम्पल अगर कहता तो हम लोग सही मान लेते, लेकिन यहां पर मैं क्या है, एक्सप्लेनेशन है वो। एक्चुअल में आर जो है ना, जो आर जो है वो एक एग्जाम्पल है, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई यार जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और वैसे ही प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस भी एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है, तो वो एग्जाम्पल हो गया आप लोगों का। लेकिन वो कहीं पे भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये चीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही इकोसिस्टम को, ठीक है, इकोसिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, इसी वजह से इसका आंसर बी है। और आप लोगों का जो आंसर की थी, ऑफिशियल आंसर की, उसके अंदर में भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही माना गया था आप लोगों का, ठीक है। दोनों अपने आप में सही है लेकिन स्वतंत्र है। अगर ये कहता है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का एग्जाम्पल है, तो हम उसको सही मान लेते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन बोल रहा है, इसी वजह से उसको सही नहीं माना जा सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं और भी कुछ क्वेश्चन हमारे उनको देखने की कोशिश करते हैं। लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे आप सभी लोग। देखिए यहां पर मैं कहा गया आप लोगों का स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल और नीचे में जल मंडल दिया है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का थिन लेयर ऑफ एयर, हवा की जो पतली सी परत होती है उसको कहते हैं। ए की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की 4 के साथ में, ठीक, सॉरी बी की जोड़ी जो है वो 4 के साथ में लगेंगी आपकी, और बी की जोड़ी यहाँ नहीं लगी है 4 के साथ, यहाँ भी नहीं लगी है, यहाँ भी नहीं लगी है, तो आंसर आपका सी हो गया, खत्म हो गई बात। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ आप लोगों से लिथोस्फीयर की, स्थल मंडल, तो आपका जो रॉकी और मिनरल्स है, धातु और चट्टान जो है आपकी, बेसिकली जो जमीन है आपका, है ना, जमीन के ऊपर में जो धातु है, चट्टान है, जिससे जमीन बनी है हमारी, इसको आप लिथोस्फीयर कहते हो, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब भी होता है जल मंडल का मतलब पानी, जल मंडल, वाटर बॉडीज जितनी भी है उनको, चाहे वो उसमें आपके वाटर वेपर्स ही क्यों ना आ जाए, किसी भी फॉर्म में जो पानी होता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और इन तीनों से मिलकर जो बनता है आपका, जहाँ पर में प्लांट एनिमल्स भी रहते हैं, जीवन की संभावनाएं जहाँ होती है, वो बायोस्फीयर कहलाता है आपका, ठीक है। तो लिथोस्फीयर आप लोगों का क्या है, एक ऐसा पोर्शन जहाँ पर में रॉक, ठीक है, और आप लोगों के जितने भी मिनरल्स वगैरह है वो सब पाए जाते हैं लिथोस्फीयर के अंदर में, ओके। हाइड्रोस्फीयर जो है आप लोगों का क्या है, पानी वाला क्षेत्र है। और आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले ना एक एग्जाम हुई थी, एस्टेट की एग्जाम हुई थी, उसमें भी आया था कि कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, तो 71%, या फिर आपको लगभग आप इसको 3/4 मान सकते हो, 3/4, ठीक है, हिस्सा जो है पानी से घिरा हुआ है, ओके। और केवल 29% जो है वो लैंड है। हमारी पृथ्वी को इसी की वजह से, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है हमारे अर्थ के ऊपर में, इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जहाँ पर में फ्रेंड्स पानी, हवा और ये मिट्टी वगैरह सब होती है, वहाँ जीवन की संभावना होती है, और इसी को हम लोग बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी को भू भाग में वर्णित किया गया है, भू भाग नहीं, यहाँ पर में भू आब होना चाहिए, यहाँ पर में थोड़ा सा इसके अंदर में ये कर लीजिए आप लोग, भू आब, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों का, भू आब इसको कहा जाता है, भू आब। जियोइड, आप लोग बताइए इसको जियोइड के रूप में क्यों बोला गया है, या ये जियोइड है ऐसा क्यों कहा गया है, जल्दी जल्दी से बता देंगे। और जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे इसी तरीके के सेशंस आप लोगों को मिलते रहे, और सेशन को लाइक भी करते रहिए। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं भू आप क्यों कहा जाता है, तो हमारी पृथ्वी अगर पूरी तरह से गोल होती, इस प्रकार से पूरा गोलाकार होती, ठीक है, तो हम इसको कह सकते थे कि भाई ये पूरा एक स्फीयर है हमारी पृथ्वी। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है ना, थोड़ा सा यहाँ से
चपटी है, ठीक है, कहाँ से, पोल्स के पास में चपटी है और बीच में से ऐसी उभरी हुई है, उभरी हुई है। तो पूरा एक फुटबॉल की तरह वो गोल नहीं है, पूरी फुटबॉल की तरह एक स्लाइटली जो है फ्लैट है, पोल के ऊपर में थोड़ी सी चपटी है वो। ओके, तो इसी वजह से अर्थ जो है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया उसके शेप को, भू आब, जियोइड। तो जियोइड क्यों कहा गया है, क्योंकि वो पोल्स पर चपटी है इस वजह से, ठीक है। चलिए, तो हमारी पृथ्वी के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो हमारी अर्थ पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, ठीक है, स्लाइटली फ्लैट है ये पोल्स के पास में, और बीच में बल्जी है। बल्जी का मतलब होता है आप लोगों का थोड़ा सा उभरी हुई है बीच में, यहाँ पर में थोड़ी सी उभरी हुई है, यहाँ पर में चपटी है। ओके, इसी वजह से इस शेप को भू आब कहा जाता है, आपका भू आब, पृथ्वी का आकार, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं सूरज से दूरी के मामले में बात करूं हमारे पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी कितनेवें नंबर पे आती है, 3rd नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। लेकिन आकार के मामले में अगर हम बात करेंगे या साइज के मामले में बात करेंगे, ठीक है, बताइए कितनेवें नंबर पे है। जल्दी जल्दी से बताइए कितनेवें नंबर पे आप लोग यहाँ पर में जल्दी से देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कितनेवें नंबर पे है। अगर हम बात करें अगर उसके साइज की, कि साइज के मामले में, साइज में सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो है आपका जुपिटर। लेकिन पृथ्वी कितने नंबर पे आती है साइज के मामले में, 5वें नंबर पे आती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। व्हाट इज ओरांग, ओरांग क्या है बताइए जल्दी से। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो इंस्टाग्राम है, टीचिंग परीक्षा का इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, तो आप लोग टीचिंग परीक्षा सर्च भी कर सकते हो, सिंपल सा टीचिंग परीक्षा इंस्टाग्राम पे। जितने लोग हैं वो लोग, जो लोग नहीं है जबरदस्ती इंस्टाग्राम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको, जो लोग हैं उन लोगों के लिए आप टीचिंग परीक्षा को फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं अब आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स डू यू नो जो सीरीज है वो चलाई जाएंगी, और साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है, यूट्यूब का जो कम्युनिटी सेक्शन है, ठीक है, उन लोगों के लिए, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, उन लोगों को फीड में आता जाएगा, मतलब उन लोगों को उनके यूट्यूब के ऊपर में जब हम डालेंगे तो आप लोगों को दिखता जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से जो भी ये दिए हुए ना पॉइंट्स एनसीईआरटी में, ऐसे छोटे छोटे से वो पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। तो ओरांग जो है फ्रेंड्स एक फारसी भाषा, पर्शियन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है गोदाम, ठीक है, गोदाम। यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स बिक्री करने से पहले जो सामान आप लोग जहाँ पर में रखते हो ना, ठीक है, आपने मान लो कि आप लोगों को बहुत सारे जो है आपको ये पेन बनाया, आपने ये पेन आपने फैक्ट्री में बनाए, अब ये पेन को बेचना है आपने, तो पेन को बेचने से पहले आप कहीं ना कहीं तो रखोगे ना अपने गोदाम वगैरह के अंदर में, तो उसी को ओरांग कहा जाता था, ओरांग, ठीक है। तो ओरांग जो है बेसिकली एक आप लोगों का एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता था वेयर हाउस या फिर वर्कशॉप, ठीक है, वेयर हाउस या वर्कशॉप या गोदाम जिसके लिए आप लोग कह सकते हो, ठीक है, गोदाम या कार्यशाला के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, स्पेशली गोदामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था फारसी भाषा में। ओके, चलिए अब देखिए इनमें से एक ऐसी जगह है, ठीक है, इन सारे इलाकों में से जहां पर में केवल लाइकेन और काई जैसी छोटी छोटी वनस्पतियां पाई जाती है। आप लोग बताइए इसका जो है फ्रेंड्स, मैं एक बार पोल भी क्रिएट कर रहा हूं जल्दी से ताकि आप लोग इसका आंसर कर सके, ठीक है। आप लोगों के पास में जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके पास में पोल भी आ गया होगा, ठीक है, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उन लोगों के पास में, तो लाइव आया कीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो लाइव का भी आप लोगों के पास में जब भी लाइव आएंगे आपके पास में आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो कहाँ पर में केवल ये चीज़ें आप लोगों की पाई जाती है, ठीक है, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। सभी लोग पोल में आंसर करने की कोशिश कीजिए। और रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। याद रखना फ्रेंड्स, आप लोगों ने बचपन में जो है ना ABCD भी आप लोगों ने याद की थी, 1 2 3 भी आप लोगों ने याद किया था, और आज भी अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है तो उसके पीछे का कारण ये रहेगा कि आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। मैं आपको बार बार इसीलिए पढ़ाता हूँ कि मोसेस और लाइकेंस जो है आप लोगों की फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्यों किसको कहा जाता है, टुंड्रा टाइप की जो वेजिटेशन होती है उसको कहा जाता है, उत्तर ध्रुवीय जो प्रदेश होता है उसको कहा जाता है। आपका मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप लोगों का ये सब यहाँ पर मैं आप लोग जो देख रहे हो ना, ये है टैगा, ठीक है, टैगा, ये 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक का जो एरिया होता है उसको टैगा कहा जाता है। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, यहाँ पर में ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है आप लोगों का टुंड्रा। क्या बोलते हैं इसको, टुंड्रा, पोल के पास वाला जो इलाका है, ठीक है, टुंड्रा। तो जो 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक का एरिया है ना उसको टैगा कहते हैं, टैगा, टैगा,
वहां पर में कोनीफेरस टाइप की वनस्पतियां पाई जाती है, इस प्रकार से कोन वाली जो बड़ी बड़ी, जिंगल बेल क्रिसमस ट्री टाइप की। लेकिन अगर आप इसके ऊपर में और जाओगे तो छोटी छोटी वनस्पतियां आप लोगों को केवल मिलेंगी, ठीक है। तो पोलर रीजन के अंदर में, जिसको आप लोग टुंड्रा के नाम से भी जानते हो, वहां पर में छोटी वनस्पतियां, ठीक है, काई, लाइकेन, छोटी छोटी सी झाड़ियां, ऐसी वनस्पतियां पाई जाती है आप लोगों की। यहाँ गर्मी बहुत कम समय के लिए होती है, ज्यादातर समय बर्फ से ढका हुआ होता है आपका, ठीक है, ये वाला इलाका। तो थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने, पोलर रीजन जो है उसको आप लोग टुंड्रा के नाम से जानते हो। जितने भी बच्चे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूं, बार बार रिवीजन करवाता रहूं आप लोगों को, तो आंसर्स करते रहेंगे। मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, कि टुंड्रा कहां पर में और टैगा कहां पर में है। टैगा का मतलब क्या होता है? अनटच्ड, अनछुआ, जिसको छुआ ना हो किसी ने, ठीक है, रशियन भाषा के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का यहाँ पर में आंसर आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने, ठीक है, शरीर से इसको छुपाने की कोशिश कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए, आप उसको हटा दिया जाए, तब तक आप लोग इसको कर ले, ठीक है। चलिए, हट गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाते हैं? एक्चुअली फ्रेंड्स, हमारे जैसे हमारे शरीर में फेफड़े होते हैं, ठीक है, हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर में लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ठीक है, तो गैस का एक्सचेंज हुआ। बिल्कुल वैसे ही फ्रेंड्स पूरे दुनिया में, ठीक है, यहाँ पर में ये जो दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर में आपको अमेजोन के जंगल मिलेंगे। ये जो अमेजोन के जंगल है ना, यहाँ पर में आप लोगों के पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल है, सदाबहार वन, पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं, और वो ट्रॉपिकल रीजन में है, तो और ज़्यादा घने हो जाते हैं वो जंगल, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और धूप भी पड़ती है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब ये बीच वाला हिस्सा जो है आप लोगों का ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ब्राजील के घने जंगल, जिसको अमेजोन के जंगल भी कहा जाता है, ठीक है, इनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो एक मैप के थ्रू भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है ट्रॉपिकल क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अमेजोन नदी और उसके आसपास वाले क्षेत्र में आपको बहुत घने जंगल मिलेंगे। ये जंगल जो है ना फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी के लंग्स की तरह काम करते हैं, जैसे हमारे फेफड़े काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लंग्स की तरह काम करते हैं ये। और यहाँ से बहुत ज़्यादा गैसेस का जो है एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो ये एक बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, और काफ़ी सारे बच्चे जो है फ्रेंड्स जिनको पसंद भी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। अब इस तरह की, ठीक है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो की सीरीज आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड। जो बच्चे एक्टिव रहेंगे उन लोगों को और ज़्यादा फीड में आते जाएंगे ये क्वेश्चंस, आप लोगों के ये जो पॉइंट्स है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ब्राजील के, ठीक है, उनको आप लोग जो है लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हो, पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। डू यू नो में दिया हुआ है। एक और डू यू नो आप लोगों का बनता है कि विश्व के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा टाइप के, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं आप लोगों के, ओके, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उन्हीं में पाए जाते हैं। अब एक दोनों पॉइंट को एक साथ लिखने से एक बात साफ होती है थोड़ी सी आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उन्हीं को क्या लिखा जा सकता है आप लोगों का, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसको लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी लिखिए आप लोग, सभी लोग लिखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज इक्वल टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी लिखा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक नंबर और आप लोगों का क्लियर हो गया ओनली ऑन टीचिंग परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो है हार्ड लकड़ी, हार्ड वुड, ठीक है, जो दृढ़ लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, ऐसे लकड़ी आप लोगों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर में आपको मिलेंगी, ओके। और एनाकोंडा टाइप के विश्व के सबसे बड़े जो सांप है वो भी आप लोगों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर में ही या फिर वर्षा वन के अंदर में मिलेंगे। और जितने भी बच्चे यहाँ लिख रहे हैं ना कमेंट के अंदर में, वो लोग जो है एक्चुअल में आगे बढ़ेंगे, जब वो लोग और बड़ी बड़ी एग्जाम्स देंगे वहाँ उनको ये एक्टिविटी काम आएगी, ठीक है। चलिए, हु वर ग्राम भोजक, ग्राम भोजक कौन थे, जल्दी बताइए आप लोग, ग्राम भोजक किसको कहा जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट वाली टर्मिनोलॉजीज है फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, आगे में जाकर। तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, सभी के सभी लोग। जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स ग्राम भोजक की, और पूरा जितने उससे रिलेटेड जो पूरी टर्मिनोलॉजी होती है, तो हमारे भारत में, उत्तर भारत के अंदर में, इस इलाके के अंदर में कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था। जो गांव का मुखिया होता था उसको बोलते थे ग्राम भोजक, विलेज हेडमैन को,
गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे, स्वतंत्र किसान, ठीक है, कृषक जो होते थे, उनको कहते थे गृहपति। ठीक है, इनमें ज्यादातर छोटे किसान हुआ करते थे, छोटे किसान जिनके पास में कम जमीन है, लेकिन अपनी छोटी सी जमीन के ऊपर में अपने छोटे से परिवार को लेकर खेतीबाड़ी करते थे। ठीक है, तो उनको गृहपति या स्वतंत्र किसान कहा जाता था उत्तर भारत में। कुछ ऐसे भी किसान थे या ऐसे भी स्त्री पुरुष थे जिनके पास में अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी, वो दूसरे के खेत में जाकर काम करते थे। आज भी आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे के खेत में जाकर काम करते हैं, उनके पास में, बेचारों के पास में खुद की जमीन तक नहीं होती। ठीक है, उनको दास कर्मकार कहा जाता था। ठीक है, तो उत्तर भारत में दास कर्मकार का मतलब क्या होता था, ऐसे किसान जो कि दूसरे के खेत में जाकर काम करते हैं, उनके पास में खुद की जमीन नहीं है। ठीक है, तो ग्राम भोजक किसको कहते थे आप लोग, विलेज हेडमैन को कहते थे आप। ग्राम प्रधान जो होते थे उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। ओके, ये भी याद रखें, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, ग्राम भोजक। अब ये देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये कंफ्यूज करके आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस बना के मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे पास में काफी सारे हैं जो मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ। अगर आप लोग करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए पर्सनली इन सारे क्वेश्चंस को निकाल कर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, स्टेटमेंट टाइप के और कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, मैंग्रोव प्रजाति के वन से क्या अभिप्राय है। मैंग्रोव, आप लोगों ने कभी ना कभी मैंग्रोव प्रजाति के वन देखे होंगे फ्रेंड्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट जिनको कहा जाता है। तो मैंग्रोव वैरायटी के जो फॉरेस्ट होते हैं आप लोगों के, ठीक है, क्या ये मैंगो की तरह दिखते हैं? नहीं भाई, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि मैंगो की तरह दिखते हैं, आम की तरह दिखते हैं तो मैंग्रोव नहीं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं फ्रेंड्स जो खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं, खारे पानी में और दलदली भूमि में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, सुंदरी नाम का एक ट्री है जो पश्चिम बंगाल के इलाके में पाया जाता है, सुंदरी पेड़, उसकी वजह से उस पूरे जंगल का नाम सुंदरवन पड़ा है। तो वो सुंदरी जो है ना, वो मैंग्रोव प्रजाति का पेड़ है। ठीक है, क्योंकि वो खारे पानी में भी जिंदा रह सकता है, दलदली भूमि में जिंदा रह सकता है। तो ऐसे वृक्ष जो खारे पानी में भी रह सकते हैं, जनरली उनको मैंग्रोव कहा जाता है। ठीक है, तो कब अब याद रखोगे आप लोग इन सारी चीज़ों को हमेशा। चलिए, तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है। आप लोग मुझे आप बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, पूरा का पूरा। जैसे देखिए यहाँ पर में सलाइन वाटर के अंदर में भी ये जिंदा रह सकते हैं, सुंदरबन पश्चिम बंगाल के अंदर में है। ठीक है, ये आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जांपल है। इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको अंडमान निकोबार में भी मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार में। अच्छा, सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, अभी आपको बातों बातों में मैंने बता दिया था, एनसीईआरटी बेस। देखिए, जो भी मैं बात बोल भी रहा हूँ ना आप लोगों को, ठीक है, सारा का सारा बेस आप लोगों के लिए एनसीईआरटी है। अगर मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ, कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, कोई आपको कहानी किस्सा सुना रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं आप लोगों का एनसीईआरटी से कहीं पे रिलेट होती है, वो किसी ना किसी जगह पे। ठीक है, तो आपके काम आएगी वो। सुंदरबन नाम पड़ा है सुंदरी नाम के पेड़ से, जो कि एक प्रकार का मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, और वो जिस इलाके में पाए जाते हैं उसकी वजह से उस पूरे जंगल का नाम सुंदरबन पड़ गया है। ठीक है, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि हमारी पृथ्वी के ऊपर में यहाँ पर में 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ तक, 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ तक का जो एरिया है उसको क्या कहा जाता है, जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, कौन से वाले पेड़ यहाँ पर में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से। हमारे पृथ्वी का जो शेप है, ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ, हमारे पृथ्वी का जो आकार है, जल्दी बताइए उसका नाम क्या है। चाहे हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी बता देंगे आप सभी लोग। औरांग जो शब्द है आपका, औरांग, ये कौन से भाषा का शब्द है, पहली बात तो। ठीक है, भाषा बताओगे आप लोग, भाषा, और दूसरा इसका बताओगे मतलब। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग। ठीक है, दोनों चीजें आप लोगों ने बताना है। औरांग शब्द का एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको और किस नाम से जाना जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट को, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उनको और किस नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक्टिविटी करवाई थी, जिस बच्चे ने एक्टिविटी की होगी, ध्यान से की होगी, उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी याद आ जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग मेरे को कमेंट में लिखकर बताओगे फ्रेंड्स।